हेलो स्टूडेंट्स, एजुविस्टा साइंस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। देखो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अपन पढ़ रहे थे। अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो सेकंड यूनिट चल रही है उसमें कुछ एक महत्वपूर्ण जो रिजल्ट्स थे वो अपन ने किए हैं। एक बार आज अपन उनको थोड़ा थोड़ा और रिकॉल कर लेते हैं। देखो, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम अपन ने इसमें पढ़ी है कॉसी इंटीग्रल थ्योरम। कॉसी इंटीग्रल थ्योरम, देखो कॉसी इंटीग्रल थ्योरम क्या होती है। आपको कोई एक से संबद्ध प्रदेश दिया गया है, ये कोई एक से संबद्ध प्रदेश है। देखो, एक से संबद्ध प्रदेश और बहु संबद्ध प्रदेश में क्या फर्क होता है। एक से संबद्ध प्रदेश का मतलब ये है कि पहली बात तो ये जो प्रदेश है या फिर ये जो क्षेत्र है ये क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। कनेक्टेड का मतलब संबद्ध, अपन हिंदी में संबद्ध बोल देते हैं, इंग्लिश में इसको कनेक्टेड बोलते हैं। अब कनेक्टेड का मतलब क्या होता है। कनेक्टेड का मतलब है कि इस जो भी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई भी आप दो बिंदु लेते हैं तो उन दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो वक्र होता है, कम से कम एक वक्र ऐसा फाइंड आउट करें जो कि पूरी तरह से इस क्षेत्र का ही, इस क्षेत्र के अंदर ही लाई करे। मतलब मान लो मैं यहाँ कोई बिंदु लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ कोई बिंदु लेता हूँ। अब एक पाथ ऐसा चूज कर लो कोई भी जो पूरी तरह से सेट के अंदर ही हो, तो ये क्या होगा, ये जैसे ये पाथ मैंने लिया, ये पाथ पूरी तरह से इसके अंदर ही है, तो ये क्या होगा, कनेक्टेड सेट होगा। ठीक है। अगर डिसकनेक्ट की बात करूं, देखो इस टाइप से मैं मान लो कोई सेट ले रहा हूं, ठीक है, ये दोनों मिला के एक सेट है, तो ये दोनों को अगर मैं एक जगह लेता हूं तो ये डिसकनेक्टेड है, क्योंकि इसमें एक बिंदु ले लिया मैंने, इसमें एक ले लिया। अब कोई भी ऐसा पाथ नहीं है जो इसको जोड़े तो पूरी तरह से इस सेट का ही एलिमेंट हो, क्योंकि ये बीच वाला एरिया इसमें नहीं है, तो ये क्या होंगे, डिसकनेक्ट होंगे। तो कनेक्टेड सेट है। और एक से संबद्ध का मतलब ये है कि एक से संबद्ध प्रदेश, आपने कोई भी इसमें कर्व लिया है, सॉरी, जो भी आप, मतलब आप इसको इजीली ऐसे समझें। मैंने आपको एग्जांपल बताया भी था कि कोई एक कपड़ा है, बिल्कुल कहीं से नहीं फटा हुआ है, तो वो जो टुकड़ा होता है वो एक से संबद्ध प्रदेश कहलाता है। ठीक है। और अगर मान लो कोई कपड़ा है उसमें अपन बीच में छेद निकाल दें तो वो क्या हो जाता है, एक बहु से संबद्ध प्रदेश होता है। इजीली, बस सबसे इजी तरीका यही है इसको समझने का। ठीक है। अब देखो, कोसी थ्योरम क्या है, कोसी इंटीग्रल थ्योरम। कोसी इंटीग्रल थ्योरम ये कहती है कोई एक फंक्शन एफ जेड है, वो किसी एक से संबद्ध प्रदेश एफ में, एक से संबद्ध प्रदेश जी में, एक से संबद्ध प्रदेश जी में परिभाषित है, और साथ में ये क्या है, इस प्रदेश के अंदर ये एनालिटिक है। ये क्या है, एनालिटिक है, एनालिटिक है। और साथ में एफ डैश जेड, एफ डैश जेड संतत है, इस क्षेत्र के अंदर संतत है। तो अपन ये लिख सकते हैं इससे क्या, कि इंटीग्रेशन, सॉरी, एक कर्व अपन इस क्षेत्र के अंदर एक कर्व अपन लेते हैं सी, एक क्लोज कंटूर अपन लेते हैं सी। इस क्लोज कंटूर सी के अलोंग अगर अपन एफ जेड डी जेड इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। क्या कंडीशन रहेगी, एफ जेड एनालिटिक होना चाहिए और एफ डैश जेड जो है वो इसके अंदर संतत हो। तो कोई भी क्लोज कंटूर अपन लेते हैं उसके अलोंग अगर अपन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करें एफ जेड डी जेड इंटीग्रेशन विद सी, तो वो क्या होगा, जीरो होगा। फिर कोसी गुरसा थ्योरम आई थी, तो कोसी गुरसा थ्योरम में क्या है, कोसी गुरसा थ्योरम में इस कंडीशन को हटा दिया गया है, मतलब संततता की कोई जरूरत नहीं है। केवल एक से संबद्ध प्रदेश में फलन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। तो कोई भी एक क्लोज कंटूर है, उस क्लोज कंटूर के अलोंग अगर अपन इंटीग्रेशन करते हैं एफ जेड डी जेड, तो वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। ये थी कोसी गुरसा थ्योरम। अब देखो, कोसी थ्योरम का अपन ने बहुसंबंधित प्रदेश में, बहुसंबंधित प्रदेश, जैसे मान लो ये आपने कोई प्रदेश ले रखा है, इसमें मान लो जैसे ये वाला एरिया नहीं है, ठीक है, ये वाला एरिया मान लो इसके अंदर, ये बीच वाला एरिया ना, ये नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, बहु से संबंधित प्रदेश हो गया। अब इस बहु से संबंधित प्रदेश में कोई फंक्शन एफ जेड है जो कि इन फंक्शंस के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में क्या है, एनालिटिक है। इस ये जो कर्व है ना, जैसे मान लो ये वाला जो कर्व है, इसको तो मान लो आपने सी ले लिया, इसको C1 ले लिया, इसको C2 ले लिया, इसको C3, इन चारों कर्वों से जो भी परिबद्ध एरिया, मतलब चारों कर्वों का मतलब ये है कि C के अंदर आ जाए ऐसे। ये वाला जो एरिया है ना, ये कहें अपन, ये वाला जो एरिया है, इस टाइप से, ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर क्या होना चाहिए, ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक होना चाहिए। एफ जेड इसके अंदर क्या हो, एनालिटिक हो। और साथ में ये जो कर्व लिए हैं उन कर्व पे भी एनालिटिक होना चाहिए। ये जो बिंदु लिए ना, ये मतलब इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री पे जो बिंदु आ रहे हैं उन पे क्या होने चाहिए, एनालिटिक होने चाहिए। तो अपन क्या कह सकते हैं, कोसी थ्योरम से अपन ये कह सकते हैं, देखो, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन C2 एफ जेड डी जेड और प्लस इंटीग्रेशन C3 एफ जेड
और dz। ऐसे ही मान लो C4 C5 भी हो तो अपन इसको आगे लिख देते हैं। ऐसे कैसे सोल्व किया था अपन ने, देखो बाहर वाला जो कर्व है, मतलब इनमें जो भी इंटीग्रेशन आपने लिए इनमें सभी में दिशा क्या रहती है, हमेशा वामावर्त रहती है। हमेशा दिशा क्या रहती है, वामावर्त रहती है। मतलब अपन ने क्या किया, इसमें वामावर्त दिशा ली, ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ से अपन ने पार काट बनाई, ठीक है, ये पार काट बन गया। तो यहाँ से जैसे अपन ये चल रहे हैं, फिर इसमें ये वाली डायरेक्शन आएगी, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ आए, यहाँ भी एक पार काट बना दिए अपन ने, फिर इसमें भी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी। फिर वापस इधर से आए, इधर से आके फिर यहाँ पार काट बना दी, इसमें इधर से गए अपन, इस टाइप से आए, फिर वापस आके और फिर इस टाइप से ऐसे। तो ये अपन ने क्या कर लिया, एक क्लोज कंटूर बना लिया। देखो यहाँ से अपन चलते हैं, ऐसे आए, इस टाइप से एक क्लोज कंटूर बन गया, ठीक है। ये क्लोज कंटूर बन गया। अब बीच वाले एरिया हट गया ना इसमें से, बीच वाला एरिया इसमें नहीं है। अब ये पूरा क्या हो गया, एक क्लोज कंटूर बन गया। इस पूरे के अंदर क्या है, फंक्शन एनालिटिक है, ऊपर भी फंक्शन क्या है इसके, एनालिटिक है। एनालिटिक फंक्शन है तो कोसी थ्योरम अपन लगा के, और उसके बाद में जो भी इंटीग्रेशन बनता है, जैसे मान लो इसको मैं गामा लेता हूँ, तीनों कर्व को मिला के लेते हैं ना, तीनों कर्व गामा, अपन ये कहें कि C1 C2 और C3, इन चारों कर्वों को संयुक्त रूप से जो अपन ने ये कर्व बनाया है, क्लोज कंटूर बनाया है, उसको अपन लिख रहे हैं गामा। तो गामा FZ DZ कोसी थ्योरम से क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। कोसी थ्योरम से इसको 0 लिख देते हैं। अब इन सारे कर्व को मिला के तो अपन ने लिखा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज C1 FZ DZ प्लस C2, सॉरी C भी है ना, सिंपल है, C FZ और DZ प्लस FZ DZ C2 और फिर C3 सॉरी C2, यहाँ C1 C2 FZ DZ, ठीक है, और प्लस C3 FZ और DZ इज इक्वल्स टू 0। देखो इंटीग्रेशन इन पार काट के अलोंग भी लेंगे अपन, फिर पार काट के अलोंग, तो एक बार तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर वापस यहाँ से आएंगे तो निरस्त हो जाएगा। ऐसे यहाँ से यहाँ जाएंगे, वापस यहाँ से आएंगे तो निरस्त हो जाएगा। ये भी यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, तो वो तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये अपने पास मान आ गया। अब देखो इसमें जो अपन ने कर्व लिया, उस कर्व के अलोंग तो क्या है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, ये क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज। जबकि अपन ने अपने को लेने कैसे हैं, वामावर्त दिशा में लेना है। तो वामावर्त दिशा में केवल यही कर्व वामावर्त दिशा में है, तो ये वामावर्त दिशा में, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा। और ये क्या है, ये उससे उल्टे कर्व में है, ये आपको क्या दे रखे हैं, दक्षिणावर्त दिशा में दे रखे हैं इस कर्व के अंदर। तो क्या होगा, इनको भी वामावर्त दिशा में लिखें तो अपन माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब इनको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ये उस साइड में चला जाता है। और FZ DZ C इज इक्वल्स टू FZ DZ इंटीग्रेशन C1 प्लस C2 FZ DZ और प्लस C3 FZ DZ, इस टाइप से। अगर और भी इसमें क्षेत्र हों तो अपन और आगे इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ये अपन ने थ्योरम पढ़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आगे बहुत जगह काम में आती है आपने, ठीक है। अब इसके बाद कल अपन ने देखा था कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला, कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला। हाँ, तो देखो आगे अपन देखते हैं कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला, कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला। देखो कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला स्टेटमेंट क्या था इसका, यदि FZ किसी संवर्त कंटूर C के अंदर तथा ऊपर विश्लेषिक हो तथा Z0 C के अंदर कोई बिंदु हो, C के अंदर कोई बिंदु हो, तब FZ0 इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C FZ अपॉन Z माइनस Z0 और DZ। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अपन देखो दोबारा से देख लेते हैं कैसे कल अपन ने इसको प्रूव किया था। देखो आपको क्या दिया गया, कोई एक क्लोज कंटूर है, उस क्लोज कंटूर के ऊपर तथा अंदर FZ एनालिटिक है, ठीक है, और Z0 उसके अंदर कोई बिंदु है। जैसे मान लो ये कोई क्लोज कंटूर आपने ले रखा है, ठीक है, क्लोज कंटूर है C,
इसके अंदर कोई बिंदु आपने लिया है z0, ठीक है, ये आपने कोई z0 बिंदु लिया, तो इस z0 बिंदु पर fz का मान ज्ञात करना होना अपन को, मतलब इस बिंदु पर फलन का मान आपको ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड जेड माइनस जेड नोट और डी जेड। इस रूप में आप इस बिंदु का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो अब देखो आपको क्या दिया गया है कि सी के अंदर एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, इस पूरे क्षेत्र के अंदर एनालिटिक है, इस कर्व के ऊपर भी एनालिटिक है एफ जेड। अब देखो अपन क्या करते हैं, ये जो जेड नोट बिंदु लिया है ना, इस जेड नोट बिंदु के अराउंड अपन एक वर्त बना लेते हैं आर रेडियस का एक वर्त अपन ने बना लिया, ठीक है। देखो जिसको मैं कर्व दे रहा हूं C1 नाम, C1 z माइनस जेड नोट इज इक्वल्स टू आर, ये आर रेडियस का अपन ने क्या किया है, एक वर्त बना लिया है। अब देखो अपन एक फंक्शन, इसके लिए मैंने फंक्शन, क्योंकि अपने को इस टाइप का पद चाहिए तो अपन ने क्या किया कि माना एक फंक्शन अपन डिफाइन कर रहे हैं जी जेड इज इक्वल्स टू एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट, ठीक है, जी जेड इज इक्वल्स टू एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट, ये अपन एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। अब देखो ये जो फंक्शन है, क्योंकि एफ जेड है ये एनालिटिक का पूरे क्षेत्र के अंदर, एफ जेड एनालिटिक है, इसका मतलब जी जेड है ये भी एनालिटिक होगा जब तक कि जेड इज इक्वल्स टू जेड नोट नहीं हो जाए। इसका मतलब जेड इज इक्वल्स टू जेड नोट, इस जेड नोट बिंदु को छोड़ के बाकी सारे इस पूरे क्षेत्र के अंदर ये क्या है, एनालिटिक है जी जेड, क्योंकि जेड इज इक्वल्स टू जेड जीरो होगा तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, ये उस पर परिभाषित नहीं होगा, तो उस बिंदु को छोड़ दें, बाकी पूरे इस क्षेत्र के अंदर ये एनालिटिक हो, क्योंकि एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, एफ जेड एनालिटिक है तो एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट ये भी क्या होगा, एनालिटिक होगा, छोड़ के केवल जेड इज इक्वल्स टू जेड जीरो बिंदु को। तो इस जेड जीरो बिंदु को अपन को छोड़ना है, तो देखो इसमें एनालिटिक नहीं है ये फंक्शन जी जेड, तो अपन क्या करें, अपन ने एक सर्कल ले लिया, आर को चाहे जितना छोटा आप ले सकते हैं, इस प्रकार से आप चूज करते हैं कि ये जो वर्त आपने लिया ये वर्त क्या होना चाहिए, सी के अंदर ही बनना चाहिए, इससे बाहर या इसको इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, इसके अंदर ही रहना चाहिए, इतना छोटा आपको आर लेना है। फिर अपन क्या करते हैं, देखो अब अपन ने जैसे यहाँ से एक पार काट इस पे लगाया, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन, फिर ये और फिर वापस इस टाइप से इधर से आ जाएगा। अब ये क्या बन गया, एक पहले तो देखो ये क्या था, इस जी जेड के लिए बहुत से संबंध प्रदेश था ये, अब इसको अपन ने क्या किया, ये वाला क्षेत्र अपन ने हटाया इसमें से, तो अपन ने एक से संबंध में बदल लिया, और अब बहुत से संबंध प्रदेश की जो थ्योरम है वो अपन अप्लाई करेंगे। थ्योरम क्या थी कि सी के अलोंग अपन एफ जेड डी जेड करते हैं तो वो बराबर आता है कि इसके जो अंदर वाले जो सर्कल्स होते हैं उनके योग के अंदर केवल क्या है, केवल एक ही है आपके पास में, ये C1 है, इस C1 के अलोंग जो भी आएगा उसके बराबर आ जाएगा। और फंक्शन इसमें क्या ले रखा आपने, जी जेड, तो एफ जेड की जगह क्या आ जाएगा जी जेड, तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड सॉरी जी जेड डी जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन C1 जी जेड और डी जेड, ये लिखेंगे अपन जो कॉची थ्योरम है बहुत से संबंध प्रदेश के लिए, उससे अपन ने ये लिख दिया, और दोनों की दिशा क्या है, वामावर्त दिशा होगी, ये ध्यान में रखेंगे क्या है, वामावर्त दिशा है दोनों के लिए, ठीक है। अब इसको अपन एफ जेड के जी जेड का मान रखते हैं, तो सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट और डी जेड इज इक्वल्स टू C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट और डी जेड, ठीक है। अब इसके बाद में अपन को क्या करना है, देखो ये वाला पद तो अपन को मिल ही रहा है, तो इसको तो एज इट इज रखना है, केवल ये वाला जो एरिया है मतलब इसके राइट साइड में जो पद दिया गया उसको केवल आपको हल करना है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, देखो इसमें अपन कर रहे हैं C1 एफ जेड, इसमें एफ जेड नोट जोड़ रहे हैं, एफ जेड नोट घटा रहे हैं, तो एफ जेड माइनस एफ जेड नोट और प्लस एफ जेड नोट ये अपन कर रहे हैं, और जेड माइनस जेड नोट और डी जेड। अब इस पद को एक जगह ले लेंगे, इसको अलग लिख देंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं C1 एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड और प्लस इंटीग्रेशन C1 एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट और डी जेड। अब देखो इन दोनों इंटीग्रल्स को अपन को कैलकुलेट करना है, तो देखो इस इंटीग्रल को जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो इस इंटीग्रल को अपन कैलकुलेट करते हैं C1 एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। अब C1 क्या है, C1 है एक सर्कल, C1 क्या है, C1 इज इक्वल्स टू या C1 जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल्स टू आर। अब देखो जब सर्कल दिया होता है तो अपन इंटीग्रल कैसे सोल्व करते हैं, जब इंटीग्रल आपको दे रखा है, सॉरी जब आपको सर्कल दे रखा है तो सर्कल की इक्वेशन को अपन कैसे लिख देते हैं, जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल्स टू आर ई रेस टू द पावर आइटा थीटा के रूप में, और जहाँ थीटा क्या हो जाता है, थीटा आपका 0 से लेके 2 पाई तक हो जाएगा। तो ये जो मान है ये मान आप इसमें रिप्लेस करेंगे तो देखो डी जेड इज इक्वल्स टू क्या आएगा,
जेड नॉट तो फिक्स पॉइंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू आर, क्योंकि जो रेडियस है रेडियस भी फिक्स है, आर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा इंटू आयोटा डी थीटा, ये आएगा। बस ये मान आप इसमें रिप्लेस कर दो, तो देखो इस इंटीग्रेशन का मान क्या आ जाएगा, जेड एफ जेड नॉट, तो एफ जेड नॉट, एफ जेड नॉट तो इसमें क्या है, कांस्टेंट बिंदु है, कोई भी एक फिक्स पॉइंट है ये तो एफ जेड नॉट तो बाहर आ गया, और डी जेड की जगह आ जाएगा आर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा और इनटू आयोटा और डी थीटा अपॉन आर जेड माइनस जेड नॉट की जगह क्या लिखते हैं, आर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा, आर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा से आर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा तो कट गया, केवल और केवल क्या बचेगा, एफ जेड नॉट और आयोटा डी थीटा बचेगा, तो आयोटा बाहर आ गया और डी थीटा का 0 से 2 पाई इसमें लिमिट आ जाएगी, तो डी थीटा का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, थीटा और थीटा में जब लिमिट रखेंगे 2 पाई टू 0, तो जब 0 लोअर लिमिट के साथ 0 तो 0 हो गया, अपर लिमिट के साथ 2 पाई आएगा, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2 पाई, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया 2 पाई आयोटा एफ जेड नॉट, तो 2 पाई आयोटा एफ जेड नॉट आ गया। इस इंटीग्रेशन का काम तो हो गया, ठीक है। अब अपन को ये वाला देखना है। अब देखो इंटीग्रेशन C1 एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट और डी जेड। देखो चूंकि एफ जेड क्या है, एफ जेड इस पूरे क्षेत्र के अंदर एनालिटिक है, एनालिटिक है अपन को पता है, एनालिटिक इसका मतलब डिफरेंशिएबल है। एनालिटिक की परिभाषा क्या होती है, इस क्षेत्र के अंदर एनालिटिक इसका मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर ये क्या है, परिभाषित है और अवकलनीय है। अवकलनीय है इसका मतलब संतत तो ये होगा, संतत अगर है तो अपन ये कह सकते हैं कि एफ जेड अगर संतत है इस पूरे प्रांत के अंदर, तो एफ जेड क्या है, जेड नॉट पर भी संतत होगा, जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट पर भी क्या होगा, संतत होगा। जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट पर संतत अगर होता है तो डेल्टा नेबरहुड जो सॉरी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होती है कंटिन्यूटी की, उससे अपन क्या कहते हैं कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक धनात्मक संख्या डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार से विद्यमान हो कि एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन, और जबकि जेड माइनस जेड नॉट ये क्या हो, लेस देन डेल्टा से, यही होती है। अब ये जो डेफिनेशन होती है, इस डेफिनेशन से अपन इसमें मिलता है, अब ये जो डेल्टा अपन चूज कर रहे हैं ना, डेल्टा आपको इस टाइप से, अब देखो ये जो डेल्टा है ये डेल्टा आ गया, अब आपको आर को इस टाइप से चूज करना है कि ये डेल्टा से छोटा रहे, आर को इस टाइप से चूज करना है आपको कि डेल्टा से छोटा रहे। कर सकते हैं कि आर को चाहे जितना छोटा ले सकते हैं, यहाँ डेल्टा मान लो कुछ भी आता है 1.5 या मान लो 0.5 आता है या 0.002 भी आता है, तो उससे भी छोटा अपन आर को चूज कर सकते हैं। तो आर को इससे भी छोटा आपको चूज करना है, तो अपन इस टाइप से आर को चूज करते हैं कि आर जो है वो लेस देन हो किससे, डेल्टा से लेस देन हो। तो अब देखो आर डेल्टा से लेस देन है और ये क्या है, एप्सिलॉन से लेस देन है, तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन को इसका मॉडुलस लेना है, तो आप इसका मॉडुलस लें, इसका मॉडुलस लेंगे तो इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल आएगा सी एफ जेड माइनस एफ जेड नोट और अपॉन जेड माइनस जेड नोट और मॉड जेड। ये अब इसका मान तो क्या है, इज लेस देन इक्वल, ये तो हो गया एप्सिलॉन, ठीक है, C1 सॉरी, और एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा आपका क्या, देखो डेल्टा से लेस देन है ये, और अपन इसमें लिख रहे हैं आर, इससे भी छोटी वैल्यू लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाली साइड जो है इससे बड़ी होगी, तो यहाँ आ गया आर और मोड डी जेड, तो इसका मतलब एप्सिलॉन और आर, इसको तो ले लिया अपन ने बाहर। अब देखो C1 और मोड डी जेड, अब मोड डी जेड इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अपन ने निकाली थी ना, इसकी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा चाप की लंबाई तो आती है, तो इसमें चाप क्या है, पूरा सर्कल है, सर्कल की जो सर्कल का जो चाप होगा मतलब परिधि, और परिधि की लंबाई क्या होती है 2 पाई आर, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, इसका मान कितना आ जाएगा इस इंटीग्रेशन का, इसका मान आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन आर, और ये आ जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल हो गया, तो इसका मान आ गया 2 पाई एप्सिलॉन, 2 पाई एप्सिलॉन इसका मान आ गया। तो देखो यहाँ इसका मान भी रख दें और इसका मान भी रखेंगे। अब अपन को क्या करना है, देखो इसका मान अपन रिप्लेस करते हैं, तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट और डी जेड इज इक्वल्स टू, जो दूसरा इंटीग्रल अपन ने सोल्व किया था उसका मान क्या आया था अपने पास में, 2 पाई आयोटा, पहले इंटीग्रल कीजिएगा 2 पाई आयोटा और एफ जेड नोट, यही मान आया था, और फिर प्लस दूसरा वाला जो इंटीग्रल एक बार उसको एज इट इज लिख दो, C1 एफ जेड माइनस एफ
जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट और डी जेड, यही था। अब इसको इधर ले लें अपन, तो इसको इधर लेंगे, ये हो जाएगा सी एफ जेड जेड माइनस जेड नोट डी जेड माइनस 2 पाई आयोटा एफ जेड नोट। ठीक है, क्योंकि अपन को क्या करना है, इसको इसके बराबर ही तो दिखाना है, इसको जीरो करना है। तो जीरो करने के लिए देखो अपन क्या करते हैं, इसका मॉडुलस ले लेंगे साइड में लेके, मोड लोगे तो इसका मान, अब देखो इधर इसका भी मोड ले लेंगे अपन, C1 एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट और सॉरी हाँ मोड डी जेड, ये C1 इंटीग्रल आएगा। सॉरी यहाँ इसके अंदर ही हाँ, एक बार तो बाहर ही रखें इसको, ठीक है, बाहर ये रख रहे हैं अपन मॉडुलस। अब इसका जो मान है ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया था, ये जो है ये किससे लेस देन आएगा, लेस देन आएगा 2 पाई एप्सिलॉन से, ये अभी कैलकुलेट किया अपन ने 2 पाई एप्सिलॉन। अब देखो जब लिमिट अपन अप्लाई करते हैं, लिमिट क्योंकि लिमिट अप्लाई नहीं करके अपन ये कहते हैं कि जो एप्सिलॉन होता है, इस एप्सिलॉन को चाहे जितना छोटा अपन चूज कर सकते हैं, चाहे जितना छोटा अपन ले सकते हैं। तो ये एप्सिलॉन गोज टू जीरो हो सकता है, एप्सिलॉन गोज टू जीरो, एप्सिलॉन गोज टू जीरो होगा तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू, ये मतलब गोज टू जीरो होगी, ये जीरो होगी, तो इसका मतलब ये वाला जो पद है ये क्या आएगा, सी एफ जेड जेड माइनस जेड नोट डी जेड इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा और एफ जेड नोट। ठीक है, अब यहाँ से आप एफ जेड नोट की वैल्यू, एफ जेड नोट इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1/2 पाई आयोटा सी और एफ जेड ऑन जेड माइनस जेड नोट डी जेड। ये कॉस इंटीग्रल फॉर्मूला होता है, ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है, तो बेसिकली अपन ने क्या किया, इस थ्योरम के अंदर एक आपको क्लोज कंटूर दे रखा था, उसके अंदर कोई बिंदु जेड नोट आपको दिया गया था, तो उस जेड नोट के अराउंड आपने आर रेडियस का एक सर्कल लिया, उस सर्कल के अंदर देखो अपन ने फिर क्या किया, एक फंक्शन अपन ने डिफाइन किया जी जेड, जो आपको दे रखा उस टाइप से ही जी जेड आपने किस टाइप से लिया, एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट ले लिया। अब एफ जेड पूरे क्षेत्र के अंदर एनालिटिक है, तो ये भी पूरे क्षेत्र के अंदर एनालिटिक होगा, जेड इज इक्वल्स टू जेड जीरो को छोड़ के, जेड जीरो को छोड़ के ये एनालिटिक होगा, तो ये एक बहुसम संबद्ध प्रदेश बन जाएगा जी जेड के लिए। और जो जी जेड है फिर बहुसम संबद्ध प्रदेश के लिए अपन ने इससे थ्योरम लगाई कौशी की, उससे आपने क्या किया, ये लिख दिया, तो यहाँ से आपने क्या किया, जेड जीरो एफ जेड जीरो जोड़ा है, एफ जेड जीरो इसमें घटा दिया, फिर इन दोनों इंटीग्रल्स को अलग अलग कर लिया। अब इन इंटीग्रल्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसकी तो वैल्यू अपन ने सर्कल वाले तरीके से ज्ञात कर ली, तो इसका मान कितना है अपने पास में 2 पाई आयोटा एफ जेड जीरो। ठीक है, ये यहाँ से वैल्यू आई थी, जबकि इसमें अब देखो इसको ऐसे तो ज्ञात कर नहीं सकते, अपन क्या करेंगे, ये जो मान चाहिए था ये इसके बराबर चाहिए, इसको इस साइड लेकर फिर मोड लेंगे, मोड का मान आपने इसमें जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से इसका मान निकाल लिया, फिर एप्सिलॉन में इसका मान आ गया अपने पास में, एप्सिलॉन को चाहे जितना अपन छोटा ले सकते हैं, तो इसको टेंड करवा दिया जीरो की तरफ, ये जीरो की तरफ टेंड करवाया, तो ये मान किसके बराबर आ गया, फिर इस 2 पाई आयोटा एफ जेड जीरो के, फिर उसके बाद में एफ जेड जीरो है उसको अपन ने इस रूप में लिख दिया, ये कॉस इंटीग्रल फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ तो देखो अपन को ये 2 एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल अपन को करने हैं। देखो पहला एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन क्या है, मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन मोड जेड इज इक्वल्स टू 3, ये आपको सर्कल दे रखा है, मोड जेड इज इक्वल्स टू 3, और ये आपको फंक्शन दिया गया है साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2 डी जेड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए सी ई रेस टू द पावर 3z अपॉन जेड माइनस पाई आयोटा डी जेड, और सी है ये आपको एक सर्कल दे रखा है जेड माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, ये अपन को सोल्व करना है। देखो तो इंटीग्रेशन आपको क्या दे रखा है, मोड जेड इज इक्वल्स टू 3 और साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2 डी जेड, ये अपन को ज्ञात करना है। अब देखो पहली बात तो ये कि इसमें देखो z माइनस 1 पे ये एनालिटिक नहीं होगा, z माइनस 2 पे एनालिटिक नहीं होगा, तो सबसे पहले चीज़ तो आपको यही चेक करनी होती है कि z माइनस 1 और z इज इक्वल्स टू 1 और z इज इक्वल्स टू 2, क्या ये मोड z इज इक्वल्स टू 3 इस जो एरिया दिया गया इस एरिया के अंदर होंगे कि नहीं होंगे ये बिंदु। देखो ये जो सर्कल है, ये सर्कल किस टाइप का सर्कल है, ये आपको एक सर्कल दे रखा है, ये किस टाइप का सर्कल है, इसका केंद्र है मूल बिंदु 0 0। ठीक है, मूल बिंदु केंद्र है और रेडियस इसकी है कितनी, 3, रेडियस इसकी है 3। अब 3 रेडियस का सर्किल, इसका मतलब z इज इक्वल्स टू 1 और z इज इक्वल्स टू 2 तो इसके अंदर ही आएंगे बिंदु, z इज इक्वल्स टू 1 और z इज इक्वल्स टू 2 अंदर ही आएंगे, z इज इक्वल्स टू 3 तक का बिंदु इसमें आएगा।
ठीक है। तो दोनों बिंदु इसके अंदर ही हैं, इसका मतलब आप इसमें कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला लगा सकते हैं। भाई कोसी इंटीग्रल फॉर्मूले के लिए क्या होना चाहिए, जो फंक्शन है वो एनालिटिक होना चाहिए, जो भी आपको रीजन दे रखा है उसके अंदर और उसके ऊपर एनालिटिक हो। तो देखो अपन इनको अलग अलग लिख देते हैं ऐसे, इस इंटीग्रल को अपन लिख देते हैं z mod z3 साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर अपॉन, अब देखो इनका अगर अपन पार्शियल फ्रैक्शन करें 1/z-1 और z-2, तो देखो इसका पार्शियल फ्रैक्शन अपन कैसे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन अपन करें तो देखो z-1 और या j मान लो z-2, तो कितना आएगा, z-2 यहाँ कर देते हैं अपन, और फिर z माइनस का z से z कट गया -2 और फिर माइनस माइनस +1। तो देखो ये तो आएगा प्लस के साथ में और ये आएगा माइनस के साथ में। इस टाइप से इसका पार्शियल फ्रैक्शन अपन कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन करके अलग अलग लिख देंगे। तो पहले तो ये लिख देता हूँ मैं z-2 dz, ठीक है, प्लस mod z3 साइन पाई जेड स्क्वायर और प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर अपॉन z-1 और dz, ये आएगा माइनस के साथ में, ठीक है, क्योंकि माइनस के साथ में पार्शियल फ्रैक्शन आपने किया है, ठीक है। अब देखो चूंकि साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर, इसको अपन एफ जेड मान रहे हैं, चूंकि एफ जेड इज इक्वल्स टू दिए गए वृत्त मोड जेड इज इक्वल्स टू 3 में एनालिटिक है या विश्लेषिक है, विश्लेषिक है, ठीक है, ये इसमें विश्लेषिक है, विश्लेषिक है, इसका मतलब आप कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला लगा सकते हैं। अतः कोसी समाकलन सूत्र से, कोसी समाकलन सूत्र से अपन क्या लिखेंगे, एफ जेड नोट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन मोड जेड इज इक्वल्स टू 3 और एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड। अब ये जेड नोट है, ये इसके अंदर होना चाहिए, जेड नोट इसके अंदर है ही। अब देखो यहाँ से अपन इसमें कंपेयर करेंगे, देखो अलग अलग ये दो इंटीग्रेशन है, इसमें एफ जेड की जगह ये फंक्शन आ रहा है पूरा पूरा, जेड माइनस जेड नोट की जगह क्या आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है ना, जेड नोट की जगह 2 आ रहा है। इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे पद को क्या लिख सकते हो, अतः भाई यहाँ z मतलब इसका मतलब ये है कि 2 पे फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो आपको लिखनी है, तो आप इसमें लिख सकते हैं अतः मोड z इज इक्वल्स टू 3 साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर अपॉन z-2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, dz इज इक्वल्स टू होगा f2, और f2 का मान कितना है, देखो f2 का मान कितना है इसमें, f2 क्या होगा, आपको साइन पाई जेड की जगह क्या करना है, 2 रिप्लेस करना है, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो क्या आएगा साइन 4 पाई और प्लस कोस 4 पाई, ठीक है। अब साइन 4 पाई का मान कितना होता है, 0 होता है, और कोस 4 पाई का मान कितना होता है, 1, तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही इसी प्रकार अपन दूसरा इंटीग्रल है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, मोड z इज इक्वल्स टू 3 साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर अपॉन z-1 dz। इसका मान क्या आएगा, अब इसका मान आएगा भाई z इज इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है, z इज इक्वल्स टू 1 पे इसके साथ में अपन ने थोड़ा सा गड़बड़ किया, यहाँ आएगा 1/2 पाई आयोटा भी तो आता है, 1/2 पाई आयोटा, तो यहाँ देखो इसके इक्वल ले रहे हैं तो इधर आ जाएगा ये 2 पाई आयोटा, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ साथ में 2 पाई आयोटा, और यहाँ भी ये भी आपका हो जाएगा
2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई, तो इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ जाएगा 2 पाई आयोटा। अब देखो इसमें भी यहाँ जाएगा 2 पाई आयोटा और F1, अब F1 का मान कितना है, F1 का मान होगा यहाँ साइन, जेड की जगह 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो साइन पाई प्लस कोस पाई। अब साइन पाई का मान कितना होता है, साइन पाई तो हो गया आपका 0 और कोस पाई का मान हो गया माइनस का 1, तो माइनस का 2 पाई आयोटा आ गया। इन दोनों इंटीग्रल्स की वैल्यू इसमें रख देंगे, इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मान आएगा इसका, हाँ देखो यहाँ से ये 2 पाई आयोटा। अब ये अपन मान रिप्लेस कर देते हैं इसमें, इंटीग्रेशन मोड z इज इक्वल्स टू 3 साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 और z माइनस 2 डी जेड इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 पाई आयोटा आया है, दूसरा माइनस और माइनस के साथ में फिर 2 पाई आयोटा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 पाई आयोटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 पाई आयोटा। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा अपन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है e रेज़ टू द पावर 3z इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर 3z अपॉन z माइनस पाई आयोटा, z माइनस पाई आयोटा। ठीक है, c, जहाँ c क्या दिया गया, c दिया गया आपको z माइनस 1 और इज इक्वल्स टू 4, z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, ये आपको दिया गया है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल आपका बन रहा है कहाँ पर, मतलब x इज इक्वल्स टू 1 पे, y का तो मान इसमें क्या है 0 है, तो आप इसको ये कह सकते हैं ये जो सर्कल बन रहा है, ये सर्कल कैसा बन रहा है, जैसे मान लो यहाँ x इज इक्वल्स टू 1, ये 1 0 पॉइंट है, इस पे ये सर्कल बनेगा। और किस रेडियस का बन रहा है, ये 4 रेडियस का बन रहा है, तो ये इस टाइप से मान लो आप इसको ऐसे फॉर्म करते हो, ये आपका सर्कल बन रहा है। ठीक है, ये सर्कल बन रहा है ऐसे। अब देखो ये जो बिंदु है z इज इक्वल्स टू पाई आयोटा, पाई आयोटा इसके अंदर है कि नहीं है, पाई आयोटा का मान देखो, इसको कैसे चेक करते हैं, ये जो मान है पाई आयोटा, ये बिंदु इसमें रख के देखो इसके अंदर इसको सेटिस्फाई करता है, भाई लेस देन 4 आता है इसका मान, तब तो ये अपन ये कह देते हैं कि इसके अंदर है, नहीं तो ये वैल्यू इसके अंदर नहीं है। तो पाई आयोटा का मान इसमें रख के देखो, देखो पाई आयोटा माइनस 1 का मोड लेके देखो, क्योंकि z की जगह ये वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो इसका मोड लेओगे तो क्या आएगा, इसका मोड आ गया 1 का स्क्वायर तो हो गया 1 और प्लस पाई का स्क्वायर और फिर इसका अंडर रूट। अब ये जो वैल्यू आएगी ये क्या है, ये 4 से लेस देन है कि नहीं है, ये चेक करना है। ये जो वैल्यू आएगी 4 से लेस देन होगी। पाई का जो मान है पाई इज इक्वल्स टू 3.14, इस 3.14 को मल्टीप्लाई करना आपको 3.14 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें प्लस 1 करेंगे और फिर उसका अंडर रूट लेंगे, तो आप इसको चेक कर सकते हैं ये 4 से छोटा ही आएगा, 4 से ये हमेशा छोटा ही आएगा। 4 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये कह सकते हैं पाई आयोटा इसके अंदर है बिंदु, पाई आयोटा इसके अंदर बिंदु है। तो आपको ये चेक करना है कि e रेज़ टू द पावर 3z क्या इस सर्कल के अंदर और इसके ऊपर एनालिटिक है कि नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं सिंस e रेज़ टू द पावर 3z एक एंटायर फंक्शन होता है, ये हर जगह एनालिटिक होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि e रेज़ टू द पावर 3z z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 के अंदर तथा ऊपर विश्लेषिक है, ये अंदर तथा ऊपर विश्लेषिक है, और विश्लेषिक अगर ये है तो आप यहाँ कोसी समाकलन सूत्र लगा सकते हैं, समाकलन सूत्र से। अब कोसी समाकलन सूत्र से क्या लिखेंगे अपन, देखो एफ जेड क्या दे रखा है आपको, यहाँ दे रखा है e रेज़ टू द पावर 3z, ठीक है। और बिंदु, जिस बिंदु पे आप चेक करना चाह रहे हैं वो बिंदु क्या है, z नोट, इसमें कितना दे रखा है आपको, पाई आयोटा दिया गया है, ठीक है। तो c एफ जेड अपॉन z माइनस पाई आयोटा डी जेड
इज इक्वल्स टू अपन क्या लिखेंगे, यहाँ 1/2 पाई आयोटा होता है तो वो इस साइड में आ जाएगा 2 पाई आयोटा और एफ पाई आयोटा, ये लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड की जगह e⁻³ है और z माइनस पाई आयोटा डी जेड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा और एफ पाई आयोटा। तो पाई आयोटा आप इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दो एफ जेड की जगह, केवल ये है तो एफ जेड में आप वैल्यू रिप्लेस करोगे तो e⁻³ तो है ही, तो 3 × पाई आयोटा। अब इसको अपन आगे और एक्सपेंड करें तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2 पाई आयोटा, ठीक है। e⁻³ 3 पाई, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं cos 3 पाई और प्लस आयोटा साइन 3 पाई, ये लिख सकते हैं। अब 2 पाई आयोटा cos 3 पाई कितना होगा, cos 3 पाई का मान आएगा -1, तो -1 और आयोटा साइन 3 पाई कितना हो जाएगा 0, तो ये हो गया 0, इसका मान आ जाएगा -2 पाई आयोटा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला को अप्लाई करके इंटीग्रेशंस की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब देखो अपन एक थ्योरम करते हैं। यदि एफ जेड क्षेत्र जी में विश्लेषिक फलन है क्षेत्र जी में विश्लेषिक फलन हो तथा जी में वृत्त C1 Z माइनस Z0 इज इक्वल्स टू R अंतर्विष्ट हो तो f(z0) इज इक्वल्स टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई f(z0) प्लस r e⁻iθ और dθ। अर्थात किसी बिंदु z0 पर f(z) का मान वृत्त C1 की परिधि पर इसके मानों के औसत के बराबर होता है। इसके मानों के औसत के बराबर होता है। तो आपको एफ जेड एनालिटिक दे रखा है क्षेत्र जी के अंदर और जी में एक वर्त है z माइनस Z0 इज इक्वल्स टू R। तो एफ जेड नोट जो है वो एफ जेड नोट का मान आएगा 1/2 पाई 0 to 2 पाई और एफ Z0 प्लस R e⁻iθ और dθ। ये अपन को प्रूफ करना है। अब इसी का ये स्टेटमेंट है कि किसी बिंदु Z0 पर एफ जेड का मान Z0 पर C1 की परिधि पर इसके मानों के औसत के बराबर, C1 जो वर्त है उस वर्त की परिधि पर जो मानों का औसत होता है वो औसत इस फॉर्म में लिखा जाता है 1/2 पाई 0 से 2 पाई f(z0) प्लस r e⁻iθ और dθ। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखो इसमें क्या दिया गया आपको, z इज इक्वल्स टू Z0 पर आपको f(z0) की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, और आपको जो c दिया गया, c क्या दे रखा है आपको z माइनस Z0 इज इक्वल्स टू R दे रखा है। तो केवल और केवल क्या करना है, इसको आपको R e⁻iθ के रूप में लिखना है। तो क्या लिखो z माइनस Z0 इज इक्वल्स टू R e⁻iθ। तो z की जगह तो क्या जाएगा Z0 और प्लस R e⁻iθ, यही मान आएगा। ठीक है, dz की जगह क्या जाएगा Z0 तो फिक्स बिंदु है तो क्या आएगा R
सो आर आयोटा ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा और डी थीटा, ये आएगा। बस ये वैल्यू उस इंटीग्रेशन में शिफ्ट कर दो, क्योंकि एफ जेड जीरो इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा और एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड, यही तो होता है जो भी आपको कर्व दे रखा है उसके अलोंग 1/2 पाई आयोटा। ठीक है, अब ये वैल्यू आप इसमें रिप्लेस करो एफ जेड जीरो, तो एफ जेड रिप्लेस करोगे तो एफ जेड की जगह तो क्या लिखेंगे अपन, जेड जीरो प्लस आर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा। ठीक है, और अपॉन जेड माइनस जेड नोट, तो जेड माइनस जेड नोट की जगह वैल्यू रख दो आर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा, और डी जेड की जगह वैल्यू रख दो तो आर आयोटा ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा और डी थीटा। इससे ये कंप्लीट कट जाएगा, केवल आयोटा यहाँ से बचेगा, यहाँ से आयोटा बचेगा और आयोटा किससे कैंसिल हो जाएगा, इससे 1/2 पाई, जो 0 से 2 पाई, क्योंकि आप सर्कल के रूप में ले रखे हैं तो 0 से 2 पाई एफ जेड जीरो प्लस आर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा और डी थीटा। बस ये तो इसमें प्रूफ करना था, तो ये आप खुद से कर लेंगे। तो देखो नेक्स्ट थ्योरम अपन देखते हैं। तो जो लास्ट रिजल्ट अपन ने किया था ना, वो जो लास्ट रिजल्ट है वो आपके लिए छोड़ा है मैंने, उसको अपन गॉस मध्यमान प्रमेय भी बोलते हैं। यदि दो संवर्त वक्रों C1 एवं C2 के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में एफ जेड विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है तथा Z0 इस क्षेत्र का कोई बिंदु है, Z0 इस क्षेत्र का कोई बिंदु है, Z0 इस क्षेत्र का कोई बिंदु है, तो एफ Z0 इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा C1 एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट और माइनस 1/2 पाई आयोटा C2 और एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट, ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया गया अपन को, यदि दो संवर्त वक्रों C1 एवं C2 के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में एफ जेड विश्लेषिक फलन है तथा Z0 इस क्षेत्र का कोई बिंदु है, तो अपन को ये प्रूफ करना है। मतलब आपको दो कर्व दे रखे हैं, एक तो मान लो इसमें एक चीज़ लिखना और है, जहाँ C1 बाह्य वक्र है, ठीक है, दो संवर्त वक्र दे रखे हैं, ठीक है, C1 और C2 क्या है इसके अंदर, तो C2 इसके अंदर एक वक्र है, ये तो C1 वक्र है और ये मान लो आपने ले रखा है C2, ये आपने लिया C2 वक्र। ठीक है, अब अपन को क्या दिया गया है कि C1 और C2 इनसे परिबद्ध क्षेत्र, मतलब इसको छोड़ दें बीच वाले एरिया को, तो ये जो बस्ता है इसके अंदर क्या है, ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। एफ जेड इस बीच वाले एरिया के अंदर ये एनालिटिक है, इसके अंदर ये एनालिटिक है, तो फिर आपको क्या करना है, एफ जेड नोट की वैल्यू ज्ञात करनी है, इस टाइप से वो वैल्यू आएगी, ये अपन को प्रूफ करना है। अब देखो अपन क्या करते हैं, ये जो जेड नोट है, ये जेड नोट भी ये जो इनसे परिबद्ध क्षेत्र उसी में है, मतलब यहाँ मान लो अपन इसके परिबद्ध क्षेत्र ये है, इसके अंदर जेड नोट में कोई बिंदु ले रहा हूँ, तो इस जेड नोट के अराउंड अगर मैं एक आर रेडियस का, इसके अराउंड आर रेडियस का सर्कल लेता हूँ, आर रेडियस का एक सर्कल में लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो है ये बहुशः संबद्ध प्रदेश बन गया अब। ठीक है, अब ये बहुशः संबद्ध प्रदेश है, इसको एक से संबद्ध बनाएंगे, पार काट बना के ऐसे। ठीक है, और फंक्शन अपन यहाँ जैसे कोसी थ्योरम जो कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला दिया था उसी टाइप से अपन ने जो फंक्शन लेना है वो फंक्शन क्या है, यहाँ जी जेड माना, जी जेड इज इक्वल्स टू एफ जेड
अपॉन z माइनस जेड नोट। तो ये एफ जी जेड कहाँ डिफाइन नहीं है, ये जी जेड इसके अंदर सॉरी इस पे डिफाइन नहीं है, z इज इक्वल्स टू जेड नोट पे, z इज इक्वल्स टू जेड नोट पे डिफाइन नहीं है। बाकी पूरे क्षेत्र के अंदर ये एनालिटिक होगा इस क्षेत्र को छोड़ के, क्योंकि इसके अंदर तो अपने को दिया नहीं गया कि इसके अंदर एनालिटिक है, तो इसको अपन को छोड़ना है। बहु से संबद्ध प्रदेश बन रहा है, ये बन गया इसमें दो। अब ये इस टाइप का बहु से संबद्ध प्रदेश बन रहा है जिसके अंदर ये दो आंतरिक कर्व बन रहे हैं, ठीक है। तो फिर अपन जो बहु से संबद्ध प्रदेश है उसकी डेफिनेशन अपन लगाएं। देखो अब इसमें अपन लिखते हैं थोड़ा सा पहले तो, माना संवर्त वक्रों C1 तथा C2 द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में एक बिंदु जेड नोट है। तो अब ये जो जेड नोट आपने बिंदु लिया, इस जेड नोट बिंदु के अराउंड अपन ले रहे हैं आर रेडियस का एक सर्कल। तो एक बिंदु जेड नोट है तथा जेड नोट को केंद्र मानकर एक आर त्रिज्या का वृत्त इस प्रकार लेते हैं कि यह पूर्ण रूप से परिबद्ध क्षेत्र के अंदर हो। मतलब आर का जो मान है ना, ये अपन इस प्रकार से चूज करते हैं कि क्षेत्र के अंदर ही रहे, बाहर नहीं जाए, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं, न तो इस कर्व को करे न ही इस कर्व को इंटरसेक्ट करे, परिबद्ध क्षेत्र के अंदर है, इस प्रकार से अपन ने चूज किया है। अतः कॉसी प्रमेय के बहुसंबद्ध प्रदेश के बहु से संबद्ध प्रदेश में अनुप्रयोग से क्या लिख सकते हैं अपन इस जी जेड के लिए। देखो मान लो मैं इस कंप्लीट को तो ले रहा हूँ गामा, पूरा जो कर्व है इस कर्व को ले रहा हूँ मैं गामा। तो गामा जी जेड डी जेड, ठीक है। गामा जी जेड डी जेड इज इक्वल्स गामा जी जेड डी जेड, ये तो क्या होता है ज़ीरो कंप्लीट। तो और गामा को अपन ने क्या लिया, इन तीन के योग के रूप में लिया है, तो आप इसको यहाँ से ये लिख सकते हैं, दिस सिंप्लाइज इंटीग्रेशन C1 और एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड, फिर प्लस ये मान लो सर्कल में ले लेता हूँ, तो ये सर्कल मैंने ले लिया, ये सर्कल मैंने लिया है, इसको मैं लिख देता हूँ जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल्स टू आर और एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड, ठीक है। और फिर प्लस ये इंटीग्रेशन C2 और एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट और डी जेड, ठीक है। हाँ तो देखो ये जो कर्व अपन ने बहु से संबद्ध प्रदेश के लिए जो कोसी थ्योरम है वो कोसी थ्योरम लगाई है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 0। और ये जो देखो यहाँ भी अपन जब इसको चूज करेंगे तो इसमें भी डायरेक्शन क्या आएगी, ये वाली डायरेक्शन तो आएगी, तो ये भी विपरीत डायरेक्शन आएगी, तो इसका मतलब यहाँ भी अपन क्या लेंगे माइनस चिन्ह लेंगे, ये भी विपरीत डायरेक्शन, जबकि इसमें अपन वामावर्त दिशा में लेते हैं, तो ये क्या आएगी दोनों ही माइनस के साथ में आएंगे। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट, और मान लो मैं इसको गामा कर्व ले लेता हूँ, गामा कर्व लिया मैंने इस वर्त को, तो गामा एफ जेड और डी जेड इज इक्वल्स टू C1 एफ जेड
जेड माइनस जेड नोट और डी जेड, और फिर है माइनस C2 एफ जेड जेड माइनस जेड नोट और डी जेड लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो एफ जेड, ये एफ जेड इस कर्व के अंदर और ऊपर विश्लेषिक है कि नहीं है। एफ जेड तो इस जो परिबद्ध क्षेत्र था उसमें पूरे में ही एनालिटिक है, पूरे में एनालिटिक है, इसका मतलब इस सर्कल के अंदर भी है और इसके ऊपर भी एनालिटिक है। सर्कल के अंदर और ऊपर एनालिटिक हो और सर्कल के अंदर का अगर कोई बिंदु अपन लेते हैं तो उस पर अपन कौशी फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं, एफ जेड नोट को अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड। अब जो अपन ने कोस इंटीग्रल फॉर्मूला लगाया था ना वो अब केवल इस क्षेत्र पे लगा रहे हैं अपन, इस क्षेत्र पे, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं एफ जेड नोट इंटू 2 पाई आयोटा लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट और डी जेड माइनस C2 एफ जेड जेड माइनस जेड नोट डी जेड। अब ये 2 पाई आयोटा है, इधर भेज दें इसके साथ में, तो ये आ जाएगा एफ जेड नोट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट और डी जेड और माइनस 1/2 पाई आयोटा और एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट और डी जेड। ये अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, देखो एक बार फिर से इसको समझ लें अपन। आपको क्या दिया गया, दो समवर्त वक्र दिए गए हैं C1 C2, इस प्रकार से हैं कि एक वक्र के अंदर दूसरा वक्र है। ठीक है, दोनों ही क्लोज हैं, क्लोज कर्व आपको दे रखे हैं। अब इनसे जो परिबद्ध क्षेत्र है, मतलब इसको बीच वाले क्षेत्र को छोड़ दो, बाकी जो ये एरिया है ना अंदर, इसमें ये फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है, एफ जेड एनालिटिक है, तो इस अंदर वाले एरिया में इसमें ही अपन कोई बिंदु Z0 लेते हैं तो उस Z0 का मान अगर अपन निकालते हैं तो एफ Z0 क्या होगा, इसके बराबर आएगा। ये अपन को प्रूव करना है। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, जो Z0 बिंदु लिया था उस Z0 बिंदु के अराउंड आपने R रेडियस का सर्कल ले लिया। R रेडियस इस टाइप से चूज करनी है आपको कि ये जो सर्कल है ये पूर्ण रूप से इसके अंदर ही बने, इस क्षेत्र से, परिबद्ध क्षेत्र से बाहर नहीं जाए। इस टाइप से आपको आर को चूज करना है। ठीक है, अब ये बन गए बहुशः संबद्ध प्रदेश। अब बहुशः संबद्ध प्रदेश के लिए अपन कॉची थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, ये इसको गामा नहीं लेके, इसको मान लो मैं ये वाला गामा ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो गामा कर्व है ना, ये गामा कर्व मैंने इस टाइप से चूज किया है C1। ठीक है, इसको पूरे को लिया है इधर से इस टाइप से ये, और फिर ये कंप्लीटली ये मैंने इसको पूरे कर्व को गामा लिया है। तो गामा GZ DZ क्या होता है, 0 होता है, अपन को पता है। तो कोसी प्रमेय से अपन क्या लिख सकते हैं, C1 बाहर वाला FZ DZ, इसकी डायरेक्शन तो क्या है, वामावर्ती डायरेक्शन है और वामावर्ती कर्व में है। ठीक है, और माइनस, अब यहाँ माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ अपन इसकी डायरेक्शन लेते हैं हमेशा, जो सर्कल है सर्कल की डायरेक्शन लेते हैं अपन दक्षिण वामावर्त, इंटीग्रेशन में वामावर्त लेते हैं, जबकि इसमें क्या बन रही है, इसमें दक्षिणावर्त बन रही है। ठीक है, तो ये दक्षिणावर्त बन रही है तो माइनस साइन के साथ में आ जाएगा, ऐसे ये भी माइनस के साथ में आ जाएगा। इसमें भी क्या बन रही है, कर्व के अंदर तो बन रही है दक्षिणावर्त, जबकि यहाँ पर इंटीग्रेशन में ले रहे हैं वामावर्त, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के साथ में आएगा, इज इक्वल्स टू 0। फिर अपन को पता है, अब देखो जो कोस इंटीग्रल फॉर्मूला, केवल इस क्षेत्र पे अपन वो कोस इंटीग्रल फॉर्मूला लगाते हैं। कोस इंटीग्रल फॉर्मूला क्या क्या कहता है कि कोई भी क्लोज कंटूर है, इस क्लोज कंटूर के अंदर एफ जेड अगर एनालिटिक हो और उस कर्व के ऊपर भी एनालिटिक हो, तो उसके अंदर कोई भी बिंदु है Z0, तो उस पर एफ Z0 का मान ज्ञात किया जा सकता है इस फॉर्मूले से। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 पाई आयोटा एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट इंटीग्रेशन जो भी आपका गामा दे रखा है उस गामा के अलोंग। तो ये जो अपन ने वर्त लिया था उसको मैंने गामा ले लिया, मान लो इसको गामा कर्व लिया है, तो गामा एफ जेड जेड माइनस जेड नोट डी जेड इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आयोटा एफ जेड नोट कोस इंटीग्रल फॉर्मूला से। ठीक है, ये मान आ गया इस साइड में। अब ये 2 पाई आयोटा इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कंप्लीट आपकी थ्योरम में जो है प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।